हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से गुरुकुल चैनल पर। हम लोगों ने कल सिलेबस अच्छे से देखा था, डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जरूर जाकर देखिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। सिलेबस में हम लोगों ने थॉरो एनालिसिस किया था और समझा था कि कैसे हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने का सही सलीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। आज हम लोग उसी पार्ट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और जबरदस्त तरीके से सभी लोग जय माता दी का नाम लेकर के आगाज करेंगे हमारे आज के डे 1 को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग बोल दो, जय सरस्वती माता, जय माता दी, जय वैष्णो माता, जय शारदा माता। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले आप बेहतरीन कोट के साथ आज के दिन का आरंभ करते हैं। तो आज का ये कोट कहता है बच्चा कि अगर आपको 2025 की प्रिपरेशन करनी है, 2025 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन फोड़ना है, तो भैया आपको ये समझना पड़ेगा कि द वे आई सी इट, जैसा कि मुझे देखने में लगता है, द वे आई सी इट, इफ यू वांट द रेनबो, यहां से यहां पार्ट, द वे आई सी इट, जैसा कि मुझे लगता है, अगर तुम्हें रेनबो चाहिए लाइफ में, सबको लाइफ में इंद्रधनुष चाहिए और क्या, सातों रंग भाई, आराम से जॉब लग जाए, फिर उसके बाद सैलरी, उसके बाद माँ बाप खुश रहे, घर गाड़ी बंगला सब कुछ आराम से सब कुछ मिल जाए। तो ये अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जिंदगी में रेनबो हो, तो यू गॉटा पुट अप विद द रेन। यू गॉटा पुट अप विद द रेन का मतलब भैया मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में इंद्रधनुष हो, तो भैया बहुत मूसलाधार बारिश, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल होता है जो एक स्टूडेंट फेस कर रहा होता है, तो आपको भी उस फेज से गुजरना होगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको जिंदगी में सब कुछ चाहिए जो आप विश करते हैं, तो आपको स्ट्रगल करने के लिए भी, आपको कड़ी मेहनत हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो चलिए सीयूईटी 2025 के प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस किया था कि सर इंग्लिश को कैसे पढ़ना होगा, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि देखो इंग्लिश क्या है। भाषा, लैंग्वेज ही तो है। अब लैंग्वेज के 4 पिलर्स होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। किसी भी भाषा को जब आप समझ रहे होते हो, फिर पढ़ रहे होते हो, या फिर भाषा को पढ़ना चाह रहे होते हो, चाहे वो आप इंग्लिश पढ़ो, पर्शियन पढ़ो, रशियन पढ़ो, चाइनीज पढ़ो या कोई भी भाषा पढ़ो, आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ो, तो आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले आपको भाषा बहुत अच्छे से क्या आनी चाहिए भैया? पढ़नी आनी चाहिए या बोलनी आनी चाहिए। फिर लिखनी आनी चाहिए। चलिए, बोलने के लिए भी एक अलग सा लिख देते हैं। और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और फिर एक जो फोर्थ पिलर है वो लिसनिंग। आपको ये चारों चीजें आनी चाहिए किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आपको वो भाषा पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप किसी भी शब्द को सुनोगे नहीं, आप किसी भी शब्द को सुन करके अर्थ जानोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा उस शब्द का मायने कहाँ है, यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से ले जाने वाला हूं आपके इस कोर्स को। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किसी भी भाषा का स्टेजेस क्या होता है, पढ़ना कैसे होता है, उस लेवल से मैं आपको तैयारी कराना चाह रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने बता दिया 4 स्टेजेस है। अब देखो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एग्जामिनर है, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, ये इन्हीं 4 पिलर्स के दिमाग में रखकर बनते हैं कि आपको एग्जामिनर, मतलब जो आप एग्जामिनेशन देने बैठे हो, वहां पर जो चाह रहा होता है वो कि आपको इन चारों पे कमांड होना चाहिए। क्या बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है? क्या उस भाषा को बोल पा रहा है? क्या उस भाषा को लिख पा रहा है? क्या उस भाषा को पढ़ पा रहा है? तो वो ये 3 पिलर के माध्यम पे करता है, कॉर्नरस्टोन कह लो। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थ्रू आउट द कोर्स आपको समझाता रहूंगा कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, डेली लाइफ यूजेस में भी होने चाहिए। आप अगर इन, देखो वोकैबुलरी क्या है, शब्दावली क्या है। कोई भी शब्द, जैसे आपको गुड आता है, क्या आपको मैग्निफिसेंट, फिर स्प्लेंडर, क्या ग्रैंडियर, क्या आपको जगरनॉट, कोलासल, ये सारे वर्ड्स आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ स्टाइल में उसको नहीं करते। किसी भी भाषा को समझने के लिए या किसी भी भाषा को अपना बनाने के लिए आपको उस भाषा में ढलना पड़ता है। आप उसको डेली लाइफ चीजों में यूज करिए।
इससे आपका स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छा होगा। कोई भी आपको वोकैब्युलरी वर्ड्स मिलता है, आप लोग टारगेट बनाइए कि वैसे तो मैं वोकैब्युलरी की बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाला हूँ ही। इसी चैनल पर करवाऊँगा और आप लोगों को पेड बैच में भी भर-भर के मिलने वाला है कि कैसे पढ़ना होता है। मैंने वादा भी किया है आपको सिलेबस वाले पोर्शन में भी कि 1 घंटे में जो बच्चे लोग पूरे दिन भर में मुश्किल से मुश्किल 20 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स या 50 वर्ड्स याद कर सकते हैं 24 घंटे में। आप इतने ही वर्ड्स याद कर पाओगे ना, याद करने, कंठस्थ करने की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की बात नहीं कर रहा। लेकिन मैंने वादा किया हुआ है और मैं ये करके दिखाऊंगा भी आपको, यहाँ इस चैनल पे भी करके दिखाऊंगा, पेड बैच में भी करके दिखाऊंगा, जितने भी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे कि कैसे हम लोग 1 घंटे में 100 से भी ज्यादा वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, तो समझेंगे और याद करेंगे। मेमोरी आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे से इन्हांस हो जाएगा। कैसे हम लोग वर्ड्स को याद कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश के, आपको भाषा को समझने के लिए और वोकैब्युलरी को याद करने के लिए। तो कोई भी आज के बाद आपको पढ़ने में या फिर आपको कोई भी स्पोकन 4 दोस्तों के सामने हँसी उड़ जाती है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ। कंप्लीट सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको अपने वोकैब्युलरी को एनहांस करना है। जो-जो नए-नए शब्द आप सीखते हो, हिंदी में ही बोलिए कि यार तू क्या एकदम ग्रैंडर लग रहा है, यार कितनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है। हिंदी भाषा ही बोला आपने, लेकिन आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया। इससे आपका कैलिबर, है ना? इससे आपकी क्षमता, दूसरों के नज़र में इंप्रेशन बहुत तगड़ी वाली बनेगी। कैसा लगा ये वाला आइडिया जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को एनहांस कर सकते हो। है। मुद्दे पे आते हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और यहाँ पर जब आप पढ़ रहे होते हो, तो एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आपका हो जाता है ग्रामर पोर्शन। फटाफट जल्दी से ग्रामर की स्पेलिंग लिख के दिखाओ। बहुत सारे बच्चे लोगों को मैं ग्रामर की स्पेलिंग लिखने बोलूँगा ना, तो ग्रामर में GRAMMER, जल्दी से बताओ क्या GRAMMER होता है स्पेलिंग या GRAMMAR होता है? वोकैब्युलरी का स्पेलिंग लिखो। आप जितना कमेंट करेंगे, जितना आपको मैं टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को अकम्प्लिश करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आप बहुत अच्छे से अपने लेवल को और इन्हांस करोगे। बस जो मैं बताता रहता हूं, जो मैं आपको डायरेक्शन देता हूं, उसको बहुत शिद्दत से बस पूरा करने का सोचिए। जैसे मैंने बोला अभी वोकैब्युलरी का स्पेलिंग लिखो, तो भाई लिख देना है वोकैब्युलरी का स्पेलिंग। कहीं पर भी आप पेन, पेपर, कॉपी जहां पर भी आप अवेलेबल हो, वहां पर मुंह से अगर पेन, पेपर नहीं है, तो मुंह से ही बोल देना है। पहली बात तो मैंने सिलेबस में भी डिस्कस किया था कि जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होगी, आपको एक पेन, पेपर, एक तो नोटबुक बना ही लेना है सेपरेट एकदम। नया नोटबुक बनाओ और इंग्लिश ऐसे पढ़ो कि बस एक बार पढ़ना पड़े, उसके बाद जिंदगी भर का टेंशन खत्म, जिंदगी भर का कलेश खत्म। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर हो गया और मैं वोकैब्युलरी के लिए फिलहाल यहाँ पर जगह कम है तो शॉर्टकट में वोकैब लिख देता हूँ। बस इन्हीं 3 चीजों पर आपका एग्जामिनेशन टिका रहता है। वो जो 4 चीजें बताई ना कि क्या विद्यार्थी को लिखने आता है, क्या विद्यार्थी को पढ़ने आता है, तो वो क्वेश्चंस जो डिजाइन करता है वो इन्हीं तीनों पिलर्स के अराउंड डिजाइन करता है। तो आपको ग्रामर में वो फिर जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जल्दी से कमेंट करके दिखाओ मुझे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे बच्चे लोगों को आते हैं। फटाफट कमेंट करिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 कोर फंक्शंस हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच, क्या आप सिमिली, मेटाफर, इन सब के बीच में जो चीजें हैं ये टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। और मैंने उस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखा था जो सबसे फर्स्ट ईयर में आया था। देखो मैं एसएससी जीडी से आरंभ हुआ था ना, तब से पढ़ा रहा हूं हर एक बच्चे को। एसएससी जीडी में क्या-क्या चीजें एक एग्जामिनर कवर करना चाहता है और एक बच्चे के अंदर देखना चाहता है, उसके उस नॉलेज को, उस पार्ट को। तो हम लोग आपको फिगर ऑफ स्पीच का भी थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे
जब हम लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेंगे तो एक क्लास उसकी भी रख ली जाएगी, बेफिक्र रहिएगा। तो सर क्या ये ग्रामर पोर्शन में जो स्पेलिंग तो रॉन्ग है, ग्रामर का स्पेलिंग तो GRAMMAR ही होता है। एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, तो फिगर ऑफ स्पीच की बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारा सिमिली फिगर, देखो वर्ड पे जाओ, स्पीच जैसा कि आपने यहां पर देखा। सर स्पीच मतलब क्या हो गया? जैसे आप लोग डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सुना है, नरेशन सुना है, रिपोर्टेड स्पीच सुना है। स्पीच मतलब होता है सेंटेंस। स्पीच मतलब को क्या समझेंगे आप? सेंटेंस, वाक्य। एक वाक्य ही एक स्पीच है, एक सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस सेंटेंस का हिस्सा, सेंटेंस के क्या क्या मूल हिस्से हैं जिससे एक सेंटेंस प्रॉपर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला आई गो टू स्कूल, या एक दूसरा सेंटेंस बोल दिया श्याम lives in लंदन। एक तीसरा सेंटेंस बोल दिया आई वेंट, या ही वेंट टू स्कूल। तो मुद्दे की बात है कि सर ये आई क्या है? बच्चा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है। सर ये गो क्या है? ये बच्चा वर्ब है। ये टू क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ये सर स्कूल क्या है? ये बच्चा नाउन है। तो एक सेंटेंस को जब आप टुकड़ों में तोड़ोगे ना, तो अलग अलग एक पार्ट्स जो सेंटेंस का बनेगा उसकी अलग से प्रॉपर चैप्टर है। उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में, उसके एप्लीकेशन को, उसके यूजेस को, उसके फंक्शंस को पढ़ना पड़ता है। मतलब कि नाउन अगर हम पढ़ेंगे तो नाउन की क्या क्या विशेषताएं हैं, नाउन होता क्या है, नाउन को हम कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन का बेसिकली एक वाक्य में काम क्या है। हर चीज का एक पर्पस है ना लाइफ में, सेंटेंस में। उसी तरह से नाउन को, प्रीपोजिशन को हम लोग एक प्रॉपर डिटेल चैप्टर पढ़ते हैं। इसीलिए वर्ब चैप्टर पढ़ते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी तरीके से हम लोग जो यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो टुकड़े हैं वो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? एक तो पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन। फटाफट देखते हैं कितने बच्चे लोग लिख पाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तीसरा हो गया एडजेक्टिव, चौथा हो गया एडवर्ब, पांचवा हो गया वर्ब, छठा हो गया प्रीपोजिशन, सातवां हो गया कंजंक्शन, और आठवां हो गया इंटरजेक्शन। तो ये टोटल हमारे 8 कोर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर इसमें टेंसेस नहीं दिख रहा, सर एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सर ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है क्या? या सर ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे क्या हमारे? अरे बिल्कुल एग्जाम में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस। टेंस से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग टेंस पढ़ते भी हैं, अलग चैप्टर पढ़ते हैं। तो सर टेंस हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा क्यों नहीं बना? क्या कभी आपने पहले ऐसा कभी सोचा कि टेंस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्रामर का? सभी बच्चे लोग परेशान होते हैं तो टेंस को समझने में ही, जब स्पोकन भी बोल रहे होते हैं, एक वाक्य को बोल भी रहे होते हैं, तो फंसते ही है वो टेंस को फॉर्मुलेट करने में, एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर वे में समझाने में कि प्रेजेंट इस्तेमाल करें, पास्ट इस्तेमाल करें। लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें टेंस नहीं आता। का एक प्रॉपर वैलिड रीजन है कि क्यों हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं या फिर पढ़ते हैं हमारा टेंस नहीं आता। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि यहां पर आपने अभी सेंटेंस भी देखा जो मैंने बताया, आई गो टू स्कूल। क्या मुझे कोई बच्चा इसमें से वर्ब बताएगा? मैंने ऑलरेडी हिंट दे रखा है, सर गो। ही वेंट टू स्कूल, क्या मुझे कोई बच्चा इनमें से वर्ब बताएगा? क्या ही वर्ब है? नहीं, ये ही तो वापस से क्या हो गया था? प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। ये वेंट हमारा V2 वर्ब, टू प्रेपोजिशन, स्कूल नाउन। अच्छा, श्याम लिव्स इन लंदन, श्याम सर नाउन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिव्स हमारा वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब है। ये सर प्रीपोजिशन हुआ। अभी सब कुछ समझाऊंगा कि सर श्याम के साथ लिव्स क्यों आया, ये सब कुछ पूछूंगा भी आपसे, बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा।
कि सर क्या हम लोग इस तरह से आप पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, या फिर सर ये जरूरी भी है, क्या इंग्लिश ऐसे ही पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर आप हर एक शब्दों को पहचानना सीख लोगे ना, आपको ग्रामर में, एरर डिटेक्शन में कोई हरा ही नहीं पाएगा। आपका लेवल 10 गुना छोड़ो 16 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे से आपको हर एक वर्ड को समझना है कि कौन सा वर्ड जब इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो वो क्या होता है। इसको हम लोग पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग मतलब हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखना। ठीक है, पार्सिंग, स्किमिंग, ये सब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस, चलिए जो पिछला ही लिखा था वही रिपीट कर देता हूं ताकि आपको वर्ब पहचानने में आसानी हो। आई गो टू स्कूल मैंने पिछले सेंटेंस में लिखा और वापस से मैं वही सेंटेंस को रिपीट कर दे रहा हूं, बस एक शब्द को चेंज करके। आई वेंट टू स्कूल। क्या कोई भी बच्चा मुझे डिफरेंस बता पा रहा है क्या? जो मैंने लिखा ऊपर आई गो टू स्कूल, नीचे मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, सब कुछ तो सेम ही था ना? सब कुछ तो सेम ही था सिवाय एक शब्द के, जो कि हो गया आपका गो। ये V1 था और ये हो गया वेंट, ये हो गया गो वेंट गॉन। पढ़ा है बचपन से आपने, ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड। ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के टाइप्स होते हैं। मतलब आपने पूरा सेंटेंस अच्छे से देखा। इसमें जो वर्ब था वो V1 था, दूसरे वाले में जो वर्ब था वो V2 था। तो हम क्या अभी के अभी ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि सर यहां ऊपर वाला जो सेंटेंस था ये तो प्रेजेंट टेंस में था, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है। और नीचे वाला जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। अब मुझे बरखुरदार आप ही सब बताएंगे कि आपने कैसे पहचाना ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था। तो मानते हो ना ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था, नीचे वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो आपने क्या आई को देख करके पहचाना, टू को, स्कूल को, वेंट को? आपने गो से जब वेंट देखा ना कि सर V1 से V2 हो गया, वर्ब का फॉर्म चेंज कर गया, तभी आपने पहचाना कि सर टेंस भी बदल रहा है। तो आज के बाद जिंदगी भर कोई भी आपसे पूछे कि टेंस क्या होता है, टेंस इज जस्ट एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे ही वर्ब के फॉर्म्स में चेंज हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा टेंस हमारा। तो सेंटेंस में कुछ भी, आप कितना भी बड़ा सेंटेंस दुनिया में उठा के ले आओ, ये तो मैंने बहुत छोटा सेंटेंस रखा ताकि आपको समझा सकूं। आप कोई भी बुक में, कोई भी न्यूज़पेपर में, हिंदू एडिटोरियल में, कहीं पर भी बड़ा सा बड़ा सेंटेंस खोज के देख लेना, उनमें आप टेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से पहचान पाएंगे, जो कि हमारा वर्ब है। बात समझ में आ रही है ना? तो वर्ब इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ टेंस। इसीलिए हमारा जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टुकड़ों को पढ़ रहे हैं। वर्ब का जो स्ट्रक्चर, वर्ब टेंस का जो बेसिक फाउंडेशन, वो क्या रखता है? आधारशिला वर्ब रखता है। इसीलिए हम लोग वर्ब को पढ़ते हैं, ना कि टेंसेस को। इसका एक्सटेंडेड वर्जन अब देखो, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में किसका काम होता है? जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस में सोलली और सोलली सिर्फ टेंस का काम होता है। टेंस में चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी शायद कुछ बच्चों को एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता होगा, बट मैं फॉर भी एक सेंटेंस देता हूं, अगर कुछ बच्चे को आता है, यहाँ पर एडवांस कुछ बच्चे बैठे हैं, तो वो भी मुझे बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, राम राइट्स ए लेटर का क्या होगा। जिनको नहीं आता है, बोला ना, हर चीज बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से समझाऊंगा और हर एक चैप्टर में आपको 2-3 बार रिपीटेड मिलेगा मेरा जो भी कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको वर्ब के बारे में पढ़ाया, जब वर्ब को स्टार्ट करूंगा तो वर्ब के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ये फर्स्ट क्लास है, इसको हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर का नाम दिया था, याद करिए सिलेबस वाले पोर्शन में। यहाँ पर मैं आपको ग्रामर का यूजेस क्या है, कैसे कैसे हम ग्रामर को समझ सकते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ब क्या होता है, टेंस क्या होता है, हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो सीखने के लिए बैठे हैं। ये बिल्कुल क्लास 1 नहीं, मैं इसको तो क्लास 0 का नाम देना चाहूंगा कि इस क्लास से आपकी आधारशिला बनेगी, इस क्लास से आपका बेस बनेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि सर ये तो बहुत बेसिक है, शायद कुछ बच्चों को ये सब चीजें आती होंगी, तो सर ये तो हमें आता है, थोड़ा इससे एडवांस बताइए। तो आने वाले क्लासेस में आपको बहुत कुछ एडवांस भी देखने को मिलेगा, इसका भी माइंड में रखना है चीजों को। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, या आता होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे आप, मुझे श्योर है, इस बात का श्योरिटी है। अ लेटर इज रिटन बाय
अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब ये मैं एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर बस आपको ये प्रूफ करना था कि यहाँ पर भी देखिए वर्ब जो टेंस का जो रोल प्ले हुआ, सर ये तो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ये बदल गया, तो एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस पे बेस्ड है और हमारा टेंस सोलली किस पे बेस्ड है, वर्ब पे बेस्ड है। सेम टेंस से ही आगे का पार्ट हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बनता है। यही समझाना चाह रहा हूं आपको बस, कि हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो पढ़ने का ग्रामर का जो सही तरीका है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की कि हम लोग पार्ट बाय पार्ट अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, पूरे के पूरे ग्रामर को कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी पोर्शन को कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पर बताया, ग्रामर पोर्शन को कवर करने के बाद वोकैब को कवर करेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कवर करेंगे। गॉट द पॉइंट? मैं यहां पर भी आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि कैसे यहां पर ग्रामर पोर्शन से आपका जो एग्जामिनेशन बोला था मैंने, वो राइटिंग का टेस्ट लेता है। आप जो भी कुछ ग्रामर में पढ़ते हो, कि आप किस लिए पढ़ते हो, लिखने के लिए ना, कि सेंटेंस प्रॉपर बच्चा लिखना जान सके। टेंस पढ़वा रहे हैं वो आपसे, प्रिपोजिशन पढ़वा रहे हैं, वर्ब पढ़ा रहे हैं, नाउन प्रोनाउन, ताकि आप सेंटेंस को एक प्रॉपर लिख सको। तो लिखने के लिए वो टेस्ट जो लेते हैं, ग्रामर का टेस्ट लेते हैं। आपके रीडिंग वाले पार्ट को, कि बच्चा पढ़ने जानता है, किसी भी पैसेज को पढ़ के समझ सकता है, वो रीडिंग का टेस्ट आपके पैसेज वाले टेस्ट से ले लेते हैं। जो आपके एग्जामिनेशन में पैसेज आता है, वो ये वाला टेस्ट इस पैसेज वाले में कवर हो जाता है, कि बच्चा क्या पढ़ के इन्हीं के दिए हुए क्वेश्चंस को, पैसेज में क्या होता है, इन्हीं के कुछ 5-10 क्वेश्चंस होते हैं, उसी पैसेज में से ढूंढ करके आपको बताना होता है। तो ढंग से पढ़ना आएगा तभी तो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाओगे। तीसरा हो गया वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर आपका वो लिसनिंग का टेस्ट लेते हैं। अब वोकैबुलरी में देखो शब्दावली होता है। शब्दावली, आप कोई भी शब्द को जब तक ढंग से सुनोगे नहीं तो बोलना कैसे सीखोगे? तो वो लिसनिंग और स्पीकिंग का जो टेस्ट है वो आपके वोकैबुलरी वाले पार्ट से ले लेते हैं, वोकैबुलरी वाले पोर्शन से ले लेते हैं, कि आपको चारों के चारों जो स्किल सेट थे ये प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो जाने चाहिए। समझ में आई बात, कि क्यों उन्होंने इस चीज को, जो मूल सिद्धांत था, इस सिलेबस में तोड़ा, कि ऐसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ये एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर होगा, और फिर हम लोग इसके बेसिक न्यूआंसेस को पढ़ना फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं जो मैंने ये भी जो जाला बना करके कनेक्ट किया है ना, इस बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। पढ़ाई ऐसे ही सिस्टमैटिक तरीके से होती। अब हम लोग नाउन की शुरुआत करेंगे, कि क्या होता है नाउन, कैसे पढ़ते हैं नाउन को, हर चीजों को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब समझ चुके होंगे कि कैसे चीजें चलती हैं। तो फटाफट जल्दी से मुझे बताओ क्या होता है नाउन। कौन मुझे बताएगा नाउन की परिभाषा? डिफाइन करिए जल्दी से नाउन को। बहुत सारे बच्चे लोग बताएंगे सर नाउन हमारा, सर राम, सर राम इज नाउन, सर लायन, सर लायन इज नाउन, सर बनारस, सर बनारस इज नाउन। बनारस नाउन है सर, हाँ बिल्कुल, मैं आपके बातों से एग्री करता हूँ। ऐसे ऐसे अगर वर्ड्स लिखने जाओगे तो आपको बहुत कुछ लगेगा। आपको फिर पेन, सर पेन जिससे आप लिख रहे हैं, सर जिस पे लिख रहे हैं, सर ये बोर्ड पैनल, सर ये भी नाउन है। सर आपने जो पहना है क्लोथ्स, ये भी नाउन है। सर ये जो माइक, ये भी नाउन है। तो कैमरे को मैं देख रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी नाम है। जिस एप्लीकेशन पे आप देख रहे हो तो उसका भी कुछ नाम होगा। यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो यूट्यूब एक प्रॉपर नाउन हो गया। अरे भाई एक एप्लीकेशन का नाम है यूट्यूब। इंस्टाग्राम, तो ये सब प्रॉपर नाउन हो गए। फेसबुक। तो क्या हम लोग ऐसे ही कुछ ऐसा कोई एक सेंटेंस है या फिर कोई ऐसा एक परिभाषा जिसमें सभी कुछ कलेक्टिवली आ जाए? चलिए जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है उसी चीज को समझते हैं पहले लेमैन्स टर्म्स में। लेमैन्स टर्म, आम बोलचाल वाली भाषा, जो आम लोग, आम पब्लिक, आम जनता अच्छे से समझ जाए। लेमैन टर्म्स है। पहला और एडवांस डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो किसी भी चीज को जिसको आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। ऐसे जो आप जो वर्ड बोल रहे थे सर, आप बताइए एंड भी क्या नाउन हो जाएगा बताओ? एंड नाउन है या एंड कंजंक्शन है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो क्या ये भी संज्ञा है? क्या हम लोग जो संज्ञा पढ़ रहे हैं,
क्या ये भी संज्ञा ही है? नहीं दोस्त, एंड संज्ञा हमारा हो ही नहीं सकता। और क्या ये भी संज्ञा है? क्या एट, क्या ऑन, क्या इन, क्या ये भी संज्ञा है? नहीं सर, ये संज्ञा नहीं है। फिर अगर मैं आपको बोलूं कि सर ईट, क्या ये भी संज्ञा है? आप तो हर वर्ड का नाम ले रहे थे। क्या ये भी संज्ञा है सर? तो संज्ञा किनको बोलेंगे सर? जिन भी चीजों को आप टच कर सको, अगर उसका टेंजिबल फॉर्म है, अगर वो फिजिकल फॉर्म में दुनिया में मौजूद है, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, वो हमारा नाउन हो जाएगा। फिर अगर जो हमारा टेंजिबल फॉर्म में नहीं है, जैसे लव, लाइक, हेट्रेड, हाय हाय, लव के नाम पे जो तुम लोगों का होता है सर, लव के बारे में मत बोलो सर। हमारा जो दिल टूटा है ना, क्या ही बताएं सर आपको। अभी से दिल टूटा है तो भैया एक जबरदस्त तरीके से सीयूटी का एग्जाम क्रैक करके बदला ले लो, इंतकाम देखेगी, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार, भैया टेंशन ना लो, सब देखेगी। पहले समझ तो लो, पढ़ तो लो, तैयारी तो कर लो, तब तो देखेगी इंतकाम। तो सेंस करना, अब किसी भी चीजों को आप सेंस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, तो दुनिया में सारे नाउन आपके कवर हो गए। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, फिर हम लोग अगर बेसिक से देखें, तो जैसा कि आपको समझाया, बिल्कुल वैसे भी आप देख सकते हो कि आपने क्या देखा, एक पर्सन का नाम, एक प्लेस का नाम, जैसे राम हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, प्लेस हो गया न्यू दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, लंदन हो गया। फिर एनिमल, लायन, टाइगर, पेन, पीकॉक, कुछ भी बोल दीजिए आप। एक थिंग, पेन हो गया, बॉटल हो गया, कैप हो गया। फिर क्वालिटी, अच्छा ये क्वालिटी और एक्शन ये बहुत ही जबरदस्त है। सर क्वालिटी नाउन हो सकता है क्या? क्वालिटी तो सर गुड है, विशेषता है। सर हिंदी में क्वालिटी को तो विशेषण कहना चाहिए ना। सर विशेषण, नाउन, सब समझाऊंगा, बोला ना, बिल्कुल बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, हर चीज समझेंगे। हर चीज जो आपको पढ़ा रहा हूंगा, बहुत ही इत्मीनान से, जो भी बच्चा ये पूरे वीडियो को देखेगा, उसको बहुत ही एकदम लॉजिकल वे में इंग्लिश पहली बार भाषा समझ में आएगी। जबकि भाषा में आज तक आप रूल्स पढ़ते आए थे, कोई रटवा दे रहा है। तो यही हमारे सीयूईटी 2025 जो हमारा सीयूईटी नेशन है, कॉमर्स नेशन का पार्ट, इसकी यही सबसे बड़ी खासियत होने वाली है, आप टेंशन ना लीजिए। तो सभी लोग फटाफट, सभी बच्चे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे इस बैच के बारे में। तो क्वालिटी और एक्शन सर, ये हमारा नाउन कैसे बनेगा, ये भी अभी आपको समझाऊंगा। स्टेट और कंडीशन, अवस्था की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, एक होता है बच्चा, बच्चा सर चाइल्ड, चाइल्ड तो नाम है, नाउन हो गया। एक होता है बचपन, बचपन होता है, चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड एक अवस्था है। अब उस अवस्था को भी तो आपने नाम दे दिया कि सर बच्चा अगर 2 साल से 8 साल तक का है, तो उस सर्टेन टाइम पीरियड को हम चाइल्डहुड बोलेंगे। एडल्टहुड या एडोलेसेंट, सर बच्चा जब जवान हो रहा है, जब 10-12 साल से ऊपर का हो गया, 19-20 साल का है, तो एडोलेसेंट फेज हो गया। ओल्ड, ओल्ड मैन, या आप लोग जो यहाँ पर बहुत ही वृद्धावस्था जो बोल देते हो। बात समझ में आ रहा है ना आपको? खैर, तो अवस्था की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर नाउन आ जाता है। इमोशंस और फीलिंग्स, वापस से समझाऊंगा कि आपके अंदर क्या काइंडनेस है, क्या आपके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। तो ये सारे फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके भी नाउन के पार्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। आइडिया और इंफॉर्मेशन, ये प्रॉपर तरीके से नाउन का एक प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन मात्र मान लीजिए। और अगर जिंदगी में याद रखिएगा, आपसे कोई बोले कि बेटा एक शब्द में बताओ, इतना ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई। आपने बहुत अच्छे से समझा कि सर जिस भी चीजों को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, या टच कर सकते हैं, या फील कर सकते हैं, हमारा वो नाउन हो गया। एक शब्द में क्या कोई परिभाषा है? तो दुनिया में याद रखिएगा, जिस भी चीजों को आप नामकरण कर सको, जिस भी चीजों का दुनिया में नामकरण कर सको, नेमिंग वर्ड, भी हमारा नाउन हो जाएगा। नाउन इज अ, अब देखो, जो मैंने आया यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बात करने। सर ये क्वालिटी जो आपने बताया, ये कैसे, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे क्या? बिल्कुल समझाऊंगा मेरे दोस्त, बिल्कुल समझाऊंगा। आपने लिखा था सर क्वालिटी, क्वालिटी हमारा नाउन कैसे हो सकता है? क्वालिटी तो सर हमारा विशेषण होता है ना, एडजेक्टिव होता है।
सर ये नाउन हमारा संज्ञा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एक हो गया आपका ऑनेस्ट, ईमानदार, एक हो गया ईमानदारी। नहीं तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बताओ क्या तुम काइंड और काइंडनेस में डिफरेंस बता सकते हो? क्या आप काइंड और काइंडनेस में डिफरेंस बता सकते हो? क्या आप ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में डिफरेंस बता सकते हो? सर ये क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान से समझना। एक होता है दयालु, एक होता है दयालुता, एक होता है ईमानदार, एक होता है ईमानदारी। तो जब भी कोई ऐसा शब्द जिसके बाद एक नाउन आ सके, जैसे काइंड मैन, जैसे ऑनेस्ट बॉय, तो ये जो काइंड है ये दयालु है। कौन दयालु है? ये इंसान, ये मैन दयालु है। मैन की विशेषता बता रहा है ये काइंड। मैन कैसा है? दयालु है। ये बॉय, बॉय कैसा है? ईमानदार है। तो यहाँ बॉय की विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बताएगा वही हो गया ना विशेषण, वही हो गया ना एडजेक्टिव। लेकिन जो यहाँ पर नाउन है आपका, जिसके बाद आप कोई और नाउन नहीं, आप बताओ काइंडनेस मैन होता है या काइंड मैन होता है? काइंड बॉय होगा, काइंड गर्ल होगी, काइंड के साथ वुमेन, काइंड के साथ आप कोई भी नाउन लगा सकते हो। लेकिन क्या आप काइंड के साथ या काइंडनेस के साथ आप नाउन लगा सकते हो? काइंडनेस राम होगा या काइंड राम होगा? समझ में आ रही है बात? चलिए, कोशिश करिएगा कि जब भी आप नाउन का या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें उसके बाद कॉमन नाउन जरूर। ठीक है, फिलहाल तो यहां पर आपने जो नाउन लिखा, मतलब अभी आपने देखा कि दोनों में जो भेद करने जाएंगे, दोनों में अंतर क्या हो जाएगा सर? काइंड और काइंडनेस में एक हो गया हमारा एडजेक्टिव, एक हो गया हमारा संज्ञा। जिसके साथ नाउन लगा सके वो हमारा एडजेक्टिव है। अब विशेषण यही समझ लीजिए आपकी सर, अब विशेषण क्या होता है? विशेषण बताता है विशेषता। ये बताएगा विशेषता। किसकी विशेषता बताएगा? नाउन एटमोस्ट प्रोनाउन की, बहुत ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टाइम 99% टाइम विशेषता बताएगा वो हमारे संज्ञा की, नाउन की। दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए वही तो विशेषण है, वही तो हमारा एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्वालिटी एक हमारा विशेषण होता है, एक क्वालिटी हमारा संज्ञा होता है, जिसमें हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको बस एक शब्द लगाकर देखना है। क्या ऑनेस्टी बॉय होगा? नहीं सर, ऑनेस्टी बॉय नहीं हो सकता। क्या होता है? ऑनेस्ट बॉय होता है। इसलिए ऑनेस्टी हमारा नाउन है, हमारा काइंडनेस नाउन है, हमारा ये काइंड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको मैं। फटाफट जल्दी से बताओ, ब्रेव और ब्रेवरी में क्या डिफरेंस है? क्या तुम्हें अंतर दिख रहा है कोई? वाइज और विजडम, क्या तुम्हें इन शब्दों में अंतर दिख रहा है कुछ? क्या तुम्हें ब्यूटी और ब्यूटीफुल में अंतर दिख रहा है कुछ? फटाफट फटाफट जवाब देंगे, फटाफट। सर ये ब्रेव, ब्रेव मैन होता है या ब्रेव ब्रेवरी मैन होता है? सर वाइज ओल्ड मैन या वाइज गर्ल, बॉयज वाइज बॉय या विजडम बॉय, विजडम मैन? बताइए किसके किसके साथ लगाएंगे? सर ब्रेव के साथ बॉय लगा देंगे। मतलब इन सब के साथ आप नाउन लगा सकते हो, ये सब कुछ बिना नाउन के आ ही नहीं सकते। तो जो भी नाउन की विशेषता बताएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अब बताओ, पहली बात यहां पर पहले तो तुम्हें रहने देता हूं, ये तो समझाना था बेसिकली। एक सेकेंड, फिलहाल तो ये समझ गए ना, ब्रेव मैन, सर ब्रेव बॉय किसी के साथ भी लग सकता है, लेकिन ब्रेवरी मैन
ये किसी के साथ नहीं लगेगा। इसके साथ क्या मैन लगाओगे, इसके साथ क्या बॉय लगाओगे, तो हमारा ब्रेवरी क्या हो गया, नाउन हो गया। हमारा ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये वाइज क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। अब आप सोच रहे होगे सर आप नाउन पढ़ा रहे थे, नाउन पढ़ाते पढ़ाते हम एडजेक्टिव क्यों पढ़ने लग गए? आप लोग ही खुद बताओ, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जिंदगी में आपको बस नाउन पढ़ लेने से ही काम चल जाएगा क्या? एग्जामिनेशन में जब एरर डिटेक्शन आता है तो आपको क्या सिर्फ और सिर्फ नाउन पढ़ा दूं या सिर्फ और सिर्फ अलग से एडजेक्टिव पढ़ा दूं, काम चल जाएगा? या दोनों को जब तक मैं साथ में मिला करके नहीं पढ़ाऊंगा वो बेहतर होगा? आप खुद बताओ। तो इंग्लिश एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। इसको आप ऑब्जेक्टिव नेचर की तरह नहीं कि जीके करंट अफेयर्स जैसे पढ़ लिया कि अब जो हमारी इंडिया है, इंडिया की तो राजधानी नई दिल्ली है, इसमें आपका कोई लॉजिक या फिर कोई इसमें सेंटेंस फॉर्मुलेशन, यहां पर सब्जेक्टिव नेचर नहीं देखा जाएगा कुछ। वो सब बड़े ही रीजनिंग, रीजनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव नेचर का है। आप मैथ्स, मैथ्स का है, ऑब्जेक्टिव नेचर का है। 2+2 4 ही होगा, चाहे दुनिया में चाहे अमेरिका का बच्चा पढ़े, चाहे वो इंडिया का बच्चा पढ़े, चाहे वो चाइना का बच्चा पढ़े, 2 और 2 4 ही पढ़ेगा ना। लेकिन क्या आप जो इंडिया में भाषा बोलोगे, क्या जो अमेरिकन बोलते हैं, जो चाइना चाइनीज बोलते हैं, क्या सभी की भाषा एक जैसी होती है? क्या चाइनीज एक जैसा है इंग्लिश जैसा? सभी की भाषाओं में अंतर होता है। तो आपको उस अंतर को समझने के लिए हर एक चीज का कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा कि कहां कहां पर नाउन का एडजेक्टिव के साथ रिलेशनशिप है, आपको वो समझना होगा। वो मैंने क्वालिटी के बेसिस पे समझाने की कोशिश की कि दोनों का बहुत ज्यादा मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पढ़ा तो मैं नाउन ही रहा हूं, पहले मैं एप्लीकेशन, ये जो क्लास 0 है उसको तो समझा दूं कि हर एक चीज का क्या क्या यूजेस हो सकता है, कौन कौन से किसके साथ पेयर्स बनते हैं मैक्सिमम टाइम्स, जो आपके एग्जामिनेशंस में एरर वगैरह बनाएंगे। अब बताओ, सीता इज अ ब्यूटी गर्ल, इतना तो चलो, जो बहुत ज्यादा वीक बच्चा होगा, इंग्लिश बिल्कुल ही 0 लेवल का है, तो वो तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा सर इंग्लिश इज अ ब्यूटी गर्ल, या इंग्लिश सीता इज अ ब्यूटी गर्ल, या सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, आपका इंग्लिश मीडियम है, लेकिन मैं हर एक बच्चे को लेकर चल रहा हूं। आप ये वीडियो, जितना भी कोई 0 लेवल का हो, कभी इंग्लिश कभी देखा ना हो, कभी जिंदगी में सुना ना हो इंग्लिश कैसे पढ़ना होता है, उसको भी दिखा देना, उसको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। बस धैर्यता रखना, एक बार शुरू से हमारे इस क्लास को देखना शुरू करना तो लास्ट तक देखना है, ये पूरा बस बस वादा कर दो मेरे से। बीच में क्लास को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर पूरा क्लास को देखना है। तो ब्यूटी गर्ल नहीं हो सकता सर, ब्यूटीफुल गर्ल ही होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल हमारा विशेषण है जो इस गर्ल नामक नाउन की विशेषता बता रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि हम लोग जो यहां पर पढ़ रहे हैं कि सर जो विशेषता नाउन की बताई जाएगी वही विशेषण होगा। तो बस रटना नहीं है कि सर ये तो ब्रेव, आपने इधर एडजेक्टिव लिखा है तो सारा का सारा एडजेक्टिव ही होगा, आपने इधर सर नाउन लिखा है तो सारा का सारा नाउन ही होगा। चालाकी नहीं करनी है, समझना है आपको कि ब्रेवरी के साथ मैन आ ही नहीं सकता, विजडम के साथ मैन या बॉय नहीं आ सकता। तो अगर नहीं आएगा तो भैया ये नाउन है, ये थोड़ी ना किसी की विशेषता बता रहा है। संज्ञा किसी की विशेषता बताएगा या विशेषण किसी की विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव हमेशा विशेषता बताता है। एडजेक्टिव इज द वर्ड विच इज नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब यहां पर आपको देखो, मैंने कंफ्यूज करने के लिए यहां पर उल्टा कर दिया, तो क्या सर ब्यूटीफुल नाउन है? नहीं, ब्यूटीफुल नाउन नहीं है। ब्यूटीफुल तो गर्ल के साथ आ जाएगा, ब्यूटीफुल हमारा बॉय के साथ, किसी के साथ भी आ सकता है, ब्यूटीफुल नेचर। तो ये अगर नाउन की विशेषता बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ब्यूटी गर्ल नहीं होता, ब्यूटी कभी किसी नाउन के साथ नहीं आएगा, ब्यूटी कभी किसी नाउन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद ही नाउन है। ब्यूटी के साथ आप कोई नाउन को ऐड नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, एक नाउन है, अपने आप में ही एक नाउन है। यही समझना है आपको फंक्शंस को। बिल्कुल अभी भी अगर कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो भी निराश होने वाली बात नहीं है। हर एक चीज को मैं रिपीट करता चलूंगा, आप पूरे क्लास, इसलिए तो बोल रहा हूं पूरा कंप्लीट क्लास देखना है।
हर एक चीज के प्रोसेस में अंत होते होते आपको हर चीज अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगा। और कुछ बच्चों के लिए शायद ये हो सकता है सर आप बहुत स्लो ले जा रहे हो, सर थोड़ा फास्ट करिए, सर थोड़ा फास्ट करिए, मन में ये भावना आ रही होगी अगर कि सर ये बहुत ज्यादा स्लो हो जा रहा है, थोड़ा सर और फास्ट करिए, थोड़ा और अच्छे लेवल पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाइए। सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। एक बेस बनाना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया, मुझे हर एक बच्चे को कवर करना है। तो अगर आप बहुत अच्छे लेवल के बच्चे हैं, जिसको आपको ये सब कुछ ऑलरेडी आता है, आप समझ पा रहे हो, तो धैर्यता बनाए रखिएगा बस। आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा इस मेरे पूरी क्लास में। अब तक भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप बहुत टॉप लेवल के बच्चे भी है ना, अभी तक जो मैंने क्लास पूरी अटेंड की है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इतना तो प्रॉमिस करता हूं। खैर, अब देखो एडवांस लेवल पे ले जाता हूं, एपेक्स लेवल पे ले जाता हूं। अब देखो एपेक्स, एपेक्स मतलब क्या होता है? पिनाकल। जो पहाड़ की सर्वोच्च चोटी होती है ना, सबसे टॉप वाली, इसी को हम लोग एपेक्स बोलते हैं, पिनाकल बोलते हैं। कि सभी परिभाषाओं का इंग्लिश को अगर आपको जानना है, समझना है, नाउन को पढ़ना है, समझना है, तो बस ये तीन काम करना है आपको। हु, व्हाट और हुम। सर ये क्या बात हो गई? हु, व्हाट और हुम, सर ये क्या होता है? ये एक सवाल है, इंटरोगेटिव वर्ड है। आपको ये तीन सवाल पूछने हैं, कहीं पर भी सेंटेंस में पूछ। सभी लोग फटाफट बोलो, हु, व्हाट, हुम। जैसा कि अभी आप प्रोसेस से निकल कर आ रहे हो, अभी बहुत ज्यादा बुढ़े नहीं हो गए हो तुम, अभी छोटे बच्चे ही हो। तो जितना मैं बोल रहा हूं आपको प्लीज कंप्लाई करना है। आप चीजों को एक बार एक्सेप्ट करके देखिए। आपको रिपीट करने बोल रहा हूं तो रिपीट करिए। हु, व्हाट, हुम। हु, व्हाट, हुम। हु, व्हाट, हुम। ये सवाल पूछने हैं आपको, इंटरचेंजेबली किसी से भी पूछना है। कि हमने वर्ब से भी पूछ लिया तो हमें क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा आंसर। अगर एडजेक्टिव से भी पूछ लिया तो हमें क्या मिलेगा? आंसर, नाउन मिलेगा। हमने प्रिपोजिशन से भी पूछ लिया तो हमें क्या आंसर मिलेगा? नाउन मिलेगा। हमने ये सवाल अगर किसी से भी पूछ के देखा तो हमें उत्तर में क्या मिलने वाला है? नाउन ही मिलने वाला है। हमें आंसर में नाउन के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप वो हु से पूछिए, चाहे व्हाट से पूछिए, चाहे हुम से पूछिए। ये मैंने आपको दिया है अभी गोल्डन फॉर्मूला, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी नाउन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस। दुनिया में कहीं पर भी आपको किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानना है, ये परिभाषा, ये जो मैं समझा रहा हूं उसको अप्लाई करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूं, जैसे मैंने पूछा हु। अब ये हु, व्हाट, हुम, यही तीन चीज मैंने क्यों पूछा आपको? क्योंकि हु से आपको सब्जेक्ट का पता चलता है सेंटेंस। हु से आपको किसकी परिभाषा मिलेगी सेंटेंस में? सब्जेक्ट का जानकारी मिलेगा। हुम से आपको ऑब्जेक्ट का जानकारी मिलेगा। और दुनिया में एक ही चीज याद रखिएगा, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो आइडिया है ना। वर्ब के जो लेफ्ट साइड में आए सब्जेक्ट, और वर्ब के राइट साइड में जो भी आए ऑब्जेक्ट। वर्ब के, वर्ब तो पहचान पा रहे हो? भले ही अभी वर्ब के मैं टाइप्स पे नहीं जाऊंगा, जब वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे टाइप्स पे जाऊंगा। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। प्लीज इसको हेल्पिंग वर्ब बोलना बंद कर दो। नया सीखने को मिला ना, आप लोग इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते रहते हो। ये लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के तो आ ही नहीं सकता। और ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो बिना मेन वर्ब के आ रहा है, वो सारा का सारा लिंकिंग वर्ब। ठीक है? मतलब आप लोग बोलते हो ना, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम टीचिंग, ये सारे के सारे अब हेल्पिंग वर्ब हो गए। आई एम गोइंग मेन वर्ब के साथ आ रहा है। ही हैज टॉट, तो मेन वर्ब के साथ आ रहा है। हैज वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन आई हैव अ कार, वो मेन वर्ब नहीं हुआ। वो एक्चुअली पॉजिटिव केस में आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूं आई हैव अ पेन, यू आर ब्यूटिफुल, आर वहां पर लिंकिंग वर्ब है। यही डिफरेंस है लिंकिंग वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दोबारा से लिख लो। अगर मैं बोलूं यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट, कुछ भी लिख लो आप, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। चलो स्मार्ट ही लिख देते हैं। यू आर स्मार्ट। अभी मैं यहां पर बोल दूं यू आर स्टडिंग। अब मुझे ये बताओ, स्टडिंग ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। फिर ये क्या हो जाएगा? इसको हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? एक लिंकिंग वर्ब।
क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब नहीं आया। स्मार्ट क्या हो गया? स्मार्ट एक एडजेक्टिव हो गया ना। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट मैन। स्टडिंग मैन होता है क्या? स्टडिंग बॉय होगा क्या? बोलो बोलो। स्टडिंग गर्ल होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक वर्ब है। वर्ब थोड़ी ना विशेषता बताएगा। विशेषता बताने वाला काम तो विशेषण ही करेगा। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट टीवी, है ना जी। चलिए, उसी तरीके से फिलहाल तो मैं पढ़ा रहा था कि हु से सवाल जब पूछेंगे आप, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? सीता। आंसर क्या आया खुद बताओ। उत्तर आना चाहिए, जो उत्तर आएगा वही आंसर है, वही हमारा नाउन है। जो भी आपने सवाल पूछा हु से, और पूछा भी आपने इस इज नामक वर्ब से, जो आपको आंसर मिला वही आपका नाउन हो गया। हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? कौन सुंदर लड़की है? अब ये ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पार्सिंग करना बहुत जरूरी है। हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेना बहुत जरूरी है, आपके बेसिक को बहुत मजबूत बनाने के लिए। ये गर्ल क्या हो गई सर? वापस से नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि एडजेक्टिव से भी अगर आप पूछोगे कि कौन सुंदर, कौन सुंदर है? लड़की सुंदर। सुंदर सीता नहीं है। यहां पर आपको चलिए एक और जबरदस्ती समझाता हूं। वो बच्चा मुझे बताओ, सीता इज ब्यूटीफुल, क्या मैंने ये सेंटेंस जो लिखा इसका हिंदी मीनिंग कौन बताएगा? और जो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या दोनों एक ही सेंटेंस है? सर एक कैसे हो सकता है जब शब्द ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा। लेकिन क्या तुमसे मैं पूछूंगा कि अगर बताओ मुझे मीनिंग, क्या मीनिंग सेम है? तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे हाँ सर, मीनिंग तो दोनों सेम है। सीता सुंदर है, यहां भी सीता सुंदर है। नहीं, यही तो यही तो गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे बच्चे लोगों में। अरे भैया, मदर टंग आपका हिंदी है ना, तो ट्रांसलेशन करने में बहुत बच्चे लोग एकदम गुड़गोबर कर देते हैं। और यही गुड़गोबर तो नहीं होने देना है। यहां पर वापस से सवाल पूछो, हु इज ब्यूटीफुल? आपको सब्जेक्ट मिलेगा, आपको नाउन मिलेगा। यहां पर भी सवाल पूछो, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? वापस से आपको नाउन मिलेगा। यहां पर ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। यहां पर भी ये लिंकिंग वर्ब है। ए हमारा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। याद रखिएगा ना, ए एन द। जब मैं पार्सिंग सिखा रहा हूं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं, ये तो बड़ा कॉमन है ना। ए एन द क्या होता है? ए एन द वर्ब है नहीं ना, ए एन द तो आर्टिकल होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और गर्ल हमारा यहां वापस से नाउन हो जाएगा। तो इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। अब दोनों का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? सीता सुंदर है, ये इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। जब हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे ना हर चीज को, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव वाले चैप्टर में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो भी नाउन के साथ प्रॉपर तरीके से आएगा वही हमारा एडजेक्टिव है। जो नाउन के साथ नहीं आएगा, वैसे प्रिडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज होता है। बोला ना, हर एडवांस लेवल आपको समझ में। एट्रीब्यूटिव यूज, प्रिडिकेटिव यूज है। तो सीता इज ब्यूटीफुल, यहां पर जो डायरेक्ट ब्यूटीफुल है वो कौन है? सीता। सर यहां पर भी तो ब्यूटीफुल सीता ही है ना। नीचे वाले सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल है वो एक गर्ल है। और ये गर्ल कौन है? इनडायरेक्टली ये लड़की जो इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं वो सीता है। यही अंतर है। ऊपर वाले में डायरेक्ट सुंदर कौन है? सीता। नीचे वाले सेंटेंस में डायरेक्ट सुंदर सीता नहीं। सुंदर है वो लड़की, और वो लड़की कौन है? सीता है। सीता सुंदर है, सीता एक सुंदर कन्या है, सीता एक सुंदर लड़की है। हिंदी अनुवाद भी समझ में आया? तो अंतर है दोनों सेंटेंस में। खैर, करता हूं हु से समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार हु का एग्जांपल देख लेते हैं। हु इज अ गुड बॉय? फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को पार्स करिए, आइडेंटिफाई करिए। राहुल क्या है? वर्ब है। राहुल क्या है? एडजेक्टिव है। हु इज अ, हु से सवाल का जवाब दिया है इसने, हु के सवाल का जवाब दिया है, तो ये हमारा संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। ये हमारा वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब। ए हमारा वापस से क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और गुड, गुड हमारा क्या हो गया? गुड हमारा तो वापस से एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय नामक नाउन की
विशेषता बता रहा है। जो भी बॉय नामक नाउन की विशेषता बताएगा वो तो एडजेक्टिव हो जाना है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। राहुल इज अ व्हाट का एग्जाम्पल दें। व्हाट हमारा सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। मुद्दा बस यही है, दुनिया में कुछ भी जो सब्जेक्ट की तरह काम करे, दुनिया में कुछ भी जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, सब्जेक्ट की तरह काम करे या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, बनेगा क्या? नाउन। नाउन ही है जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, नाउन ही है जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। वर्ब नहीं आता सब्जेक्ट की जगह पर, एडजेक्टिव नहीं आता सब्जेक्ट की जगह पर, एडवर्ब नहीं आता, टेंस नहीं आता। जो सब्जेक्ट के जगह पर आएगा वो नाउन होगा, जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। बात समझ में आई कि वो परिभाषा जो मैंने अभी बताया आपको, वो जो फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला कैसे निकला, किस आधार पे निकला? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? बचपन से ये पढ़ते आए हो ये मुहावरा। मुहावरे को ही तोड़ेंगे, हर एक चीज को तोड़ के रख देंगे भाई, धागा खोल देंगे हम लोग, टेंशन ना लो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखो ना व्हाट का जो अब ऑनेस्ट, अब यहीं पर एग्जाम में आएगा, आया हुआ भी है आपको प्रीवियस ईयर में, मजाक नहीं कर रहा। अब आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में एक बार ये पूछा गया है, सीयूटी में नहीं किसी अन्य एग्जामिनेशन में, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। बताओ भैया, क्या ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी होता है? क्या ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी होगा या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा? ये जो सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या एडजेक्टिव को डालेंगे या नाउन को डालेंगे? ऑनेस्ट हमारा इसीलिए एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कभी बन ही नहीं सकता सेंटेंस, हम लोग चाह करके भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां सब्जेक्ट के जगह पर तो नाउन को आना चाहिए। गॉट इट? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह गुड एडजेक्टिव है, वही तो है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सब समझाऊंगा बिल्कुल। अगर मेरी कुछ भाषा, अगर मेरी कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आते, सर ये कंपैरेटिव डिग्री, सर ये सुपरलेटिव डिग्री, कुछ बच्चों को आ रहा होगा। एडजेक्टिव में ही है ये, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, नहीं पढ़ा है क्या? हाई, हायर, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तीनों एडजेक्टिव ही है, कोई नाउन नहीं बन जा रहा इसमें। स्ट्रॉन्ग भी नाउन है, स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गर भी एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी एडजेक्टिव है। बस वो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, ये भी एडजेक्टिव है। पॉलिसी की विशेषता बता रहा है, बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है? बेस्ट सर पॉलिसी है। बेस्ट एडजेक्टिव से पूछे तो पॉलिसी बताया, पॉलिसी से पूछे तो बेस्ट बताया। पॉलिसी कैसी है? पॉलिसी बेस्ट। पॉलिसी क्या गुड है, बेटर है? बेस्ट पॉलिसी है सर, बेस्ट। तो पॉलिसी की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से अगर पूछे तो नाउन। दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, पेयरिंग में चलते हैं हमेशा दोनों, एडजेक्टिव प्लस नाउन, पेयरिंग में चलेंगे बहुत बहुत 99% टाइम्स। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी बातें, चीजें। ये हुम का भी एग्जाम्पल देख लीजिए। हुम का भी एग्जाम्पल मैं आपको पैसिव वॉइस में करके दिखा देता हूं, कि जैसा कि आपको तब भी बताया था, राम राइट्स अ लेटर। याद करिए, हु राइट्स अ लेटर। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, सब कुछ तोड़ो, तोड़ दो भैया, तोड़ दो। इसमें पहले पढ़ा तो रहा हूं हुम का, लेकिन तुम फिर भी मुझे हु का जवाब दो। यहां पर हुम मत सवाल पूछ लेना, हुम क्योंकि ऑब्जेक्ट बताता है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी ये नाउन है। ये सर हमारा वर्ब हो गया। ये सर राइट्स हम लोगों ने क्यों लगाया, अभी आप लोगों से पूछूंगा और आपसे आप लोग उत्तर देंगे। कौन बच्चा मुझे बताएगा, राम राइट क्यों नहीं हो सकता? कहां पर ये रूल लिखा है कि राम के साथ राइट्स ही लगाना है? ये कहां पर रूल लिखा है? राम राइट्स। वापस से पहले हम लोग बेसिक पे आते हैं, फिर इसको भी मैं समझाऊंगा कि राम राइट और राम राइट्स अ लेटर में क्या डिफरेंस है, और ये वाला क्यों गलत है और ये वाला ही क्यों सही है, क्यों हम लोग राम के साथ एस लगा देते हैं वर्ब में। फिलहाल तो आप पहचानना सीखिए हर एक शब्दों को। राम हमारा सब्जेक्ट था, नाउन था, राइट्स इसी से तो पूछा गया ना। अरे लिख रहा है, कौन लिख रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है। कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है, सीता लिख रही है, गीता लिख रही है, कोई तो लिख रहा होगा। या लिखना अपने आप हो जाएगा? पेन अपने आप नहीं चलेगा ना, कोई इंसान ही चलाएगा ना, या भूत चलाएगा मान लो।
तो भूत होगा तो भूत भी नाउन है। तो राम राइट्स, राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। लेटर हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब के जो राइट साइड में आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के जो लेफ्ट साइड में आएगा सब्जेक्ट। क्या लिख रहा है? राइट्स व्हाट, क्या लिख रहा है? व्हाट का जवाब दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है, सब्जेक्ट हो गया नाउन। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का रिप्लाई दिया। अब देखो पैसिव वॉइस में, आ लेटर इज रिटन बाय राम, जैसा कि मैंने करके दिखाया भी था स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में, या स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, सॉरी, कि कैसे ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस होता है। अभी इसके हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में ये क्यों रूल आया, ये बाद में कभी जब हम पढ़ रहे होंगे टेंस के बाद। फिलहाल तो आप यहाँ पर सवाल पूछिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है। नाउन को पहचानिए, जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बस हर एक चीज को आइडेंटिफाई करना सीखिए। आ लेटर इज रिटन बाय राम, व्हाट इज रिटन बाय राम, व्हाट इज रिटन बाय राम, व्हाट का जवाब दिया, ये हो गया वापस से सब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। बाय हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। अब खुद बताओ ना, बाय, इन, ऑन, टू, क्या होगा? वर्ब होगा। बाय के द्वारा, इन, ऑन, टू, ओवर, अंडर, एबव, ये सब तो प्रेपोजिशन है ना। बाय हुम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन क्या होता है ये भी बताऊंगा। पहले प्रेपोजिशन से भी अगर हम सवाल पूछेंगे, हमें उत्तर में क्या मिलेगा? उत्तर में नाउन मिलेगा। बाय हुम, अब सवाल पूछो, बाय हुम, बाय हुम से भी सवाल पूछे, मिला उत्तर नाउन। राम क्या है? देखो, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होते, आपने बचपन से ये पढ़ा हुआ है, जानते हो इस बात को। राम यहां पर नाउन था, राम यहां पर भी नाउन है। यहां पर लेटर नाउन था, ऑब्जेक्ट यहां पर अब सब्जेक्ट भले ही बन गया, क्योंकि एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाता है। सबसे पहला नियम यही होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। फिलहाल तो आप ये समझो कि ये नाउन है। अरे सब्जेक्ट बने ऑब्जेक्ट बने, अरे मूल तत्व थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ये नाउन है। नेचर इसका क्या है? संज्ञा का, नाउन का नेचर वही रहेगा। अब बात रह गई दो कि सर प्रेपोजिशन का थोड़ा बता दीजिए, और ये राम राइट या राम राइट्स क्या होता है ये बता दीजिए। इन दो बातों को अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले प्रेपोजिशन, प्री पोजिशन। पोजिशन बोले तो स्थान, स्थान के पहले आना। इसके स्थान के पहले आना प्री, प्री मतलब क्या हो गया? प्री मतलब तो पहले होता है ना, पहले, किसी स्थान के पहले आना। संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आना, वही वाले शब्द जो संज्ञा और प्रोनाउन के पहले आते हैं, ठीक पहले। विशेषता नहीं बताएंगे। अब बोलोगे सर काइंड मैन, सर संज्ञा के पहले आ रहा है तो ये क्या प्रेपोजिशन हो गया? नहीं, ये क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। जैसे मैं बोलूं ऑन ट्रेन या इन ट्रेन, ऑन बाइक, तो ये स्थान बता रहा है, बाइक के ऊपर, घर के अंदर। तो जब स्थान बताएगा तभी जाकर के आपको क्या समझना है? वो प्रेपोजिशन है। ये तो विशेषता बता रहा है, विशेषता बताएगा तो आपको क्या समझना है? एडजेक्टिव समझना है। उम्मीद करता हूं ये जबरदस्त जादुई एक्सप्लेनेशन आपको मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना? है ना? यू आर इन क्लास, क्लास में है आप, जगह बता रहा है आपके, लोकेशन बता रहा है आपका, तो ये प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव नहीं है। और ये एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, पहले तो ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरा अच्छे से समझते हैं कि सर राम के साथ राइट्स क्यों हुआ। वैसे राम के साथ अगर प्ले भी लगाओगे ना, बताओ राम प्ले होगा या प्लेस होगा? अगर आपको राम के साथ ईट भी लगाना है, मतलब कुछ भी लगाना है, बेसिकली कुछ भी लगाने का आप सोच रहे हो राम के साथ,
कोई भी वर्ब, तो सभी वर्ब में लास्ट में एस लगा रहेगा, सभी के वर्ब के लास्ट में एस लगा रहेगा। वो ये ताकि जो फॉर्म्स होते हैं, जो V1 होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं राइट का एग्जाम्पल ले लूँ या गो का एग्जाम्पल ले लूँ, V2 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रोट, जाएगा गो। V3 का एग्जाम्पल लूँ, राइट रोट रिटन, ये हो गया वेंट गॉन ना। V4 का एग्जाम्पल लूँ, राइट रोट रिटन, V4 बोले तो ING प्लस ING, सब राइटिंग। एक बात और खूबसूरत तरीके से याद रखिएगा, रिटन में डबल टी आता है, स्पेलिंग्स बहुत ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटन में डबल टी आता है और राइटिंग में सिंगल टी आता है। गो वेंट गॉन गोइंग, V5, V5 बोले तो एस लगेगा। अब क्यों सर V5 में ही एस क्यों लगता है, तो इसके पीछे की अद्भुत वजह, और गो का गोज एस लग गया ना। अद्भुत वजह है, अद्भुत वजह है, जब मैं आपको क्या बोलते हैं नंबर, नाउन एंड नंबर पढ़ाऊंगा, या अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये थोड़ा फंक्शन समझना पड़ेगा आपको। क्या सिंगुलर और प्लूरल, हिंदी में तो एक वचन द्विवचन, संस्कृत में तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं। नाउ इंग्लिश में और हिंदी में शायद एक वचन और बहुवचन ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या हो गया, कोई एक इकाई, प्लूरल मतलब क्या हो गया, बहुत सारे। अब हम लोग नॉर्मल तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कि सर दुनिया में ऐसा क्या क्या है, खास करके इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा में ऐसा क्या क्या है जो सिंगुलर होगा और इंग्लिश भाषा में ऐसा क्या क्या है जो प्लूरल होगा। ये सिंगुलर प्लूरल वाला खेल सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही अप्लाई हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, जो मैंने बोला, ये सिंगुलर प्लूरल वाला खेल, कि जो भी दुनिया में सिंगुलर है उसका प्लूरल जो अगर बना रहे हो आप, अगर बॉय बोल देते हो तो बॉय के प्लूरल वर्जन को बॉयज बोल देते हो, ये हो गया खेला सबसे पहला नंबर 1 नाउन का। कि दुनिया में कोई भी नाउन, खास करके कॉमन नाउन, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, क्लास का प्लूरल करो, क्या होगा क्लास का प्लूरल, क्लासेस, यस, बेंच का बेंचेस, फैन का प्लूरल फैंस, है ना, पेन का प्लूरल पेन्स। तो नाउन का सर सिंगुलर प्लूरल होता है, प्रूफ करके देखा हुआ है। दूसरा होता है प्रोनाउन का, प्रोनाउन का कैसे सर, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या, आई का क्या हो जाता है, वी हो जाता है, नहीं, आई का वी हो जाता है। फिर क्या पढ़ा है आपने, जो ही शी इट है का प्लूरल क्या हो जाता है, दे हो जाता है, नहीं होता। प्रोनाउन में भी तो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ये अकेला, ये वी, हम, बहुत सारे। तीसरा हो गया वर्ब, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में 3 ही चीजें हैं जो सिंगुलर से प्लूरल होंगी। तीसरा है वर्ब, वर्ब में थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है, वर्ब वाला जो V1 है, जो गो है, ये आपका हो जाता है प्लूरल, ठीक है, और इसमें गोज लग गया, एस लग गया। अभी तक नाउन में जो देख रहे थे एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस जैसे ही लगा, वर्ब क्या बन गया आपका, सिंगुलर बन गया। जो अब तक आप पढ़ रहे थे, जो अब तक आप देख रहे थे, जो V1 है हमारा, कोई भी दुनिया का वर्ब हो गया, चाहे राइट हो गया, ईट हो गया, प्ले हो गया, ये सारे के सारे जो V1 है, ये सब के सब प्लूरल हैं। लेकिन जब एस लग गया तो वर्ब क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। और दुनिया का ये गोल्डन रूल है, ग्रामर का, इंग्लिश का ये गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल लिख लीजिएगा, सबसे पहला गोल्डन यही है,
कि जैसे ही आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन, वी ऑलवेज हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आई? जब भी दुनिया में आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, आपको उसके बदले सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। राम के बदले, राम हमारा सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए राम के लिए हमें राइट्स लगाना पड़ा, क्योंकि वर्ब में एस ई एस लग जाने की वजह से ये हमारा वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर बन गया। जैसे ही हम लोगों ने वर्ब में एस ई एस लगाया, ये सारे के सारे वर्ब हमारे क्या बन गए? सिंगुलर बन गए। चाहे दुनिया का कोई भी वर्ब में आप एस ई एस लगा लो, ईट्स लगा दो, ये भी सिंगुलर है, प्लेज लगा दो, ये भी सिंगुलर है। जब तक एस नहीं लगा है तब तक प्लूरल है। समझ में आई बात? नाउन से ठीक उल्टा है, जैसा कि बताया कि नाउन में हमारा क्या हो जाता है? ये सिंगुलर है, एस लग गया तो प्लूरल हो गया। बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे हो ना, अभी भी पढ़ा सर, क्लास का क्लासेस प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में ठीक उल्टा पड़िएगा। वर्ब में जैसे ही आपने एस लगा दिया, ईट का ईट्स लगा दिया, प्ले का प्लेज लगा दिया, गो का गोज लगा दिया, स्लीप का स्लीप्स लगा दिया, दुनिया का कोई भी वर्ब में आपने एस लगा दिया, वो क्या बन गया? सिंगुलर बन गया, एक वचन बन गया। और हमारा गोल्डन रूल यही कहता है कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आई, एक्सेप्ट आई। आई के साथ गो आता है, आई एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ गो ही लगा देते हैं। आई गो, आई ईट, आई प्ले, एक्सेप्शनल केस है ये। इसके अलावा सब दुनिया में किसी भी इंग्लिश शब्द के साथ ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है? आई भी इसलिए बच्चा क्योंकि आप, आपके अंदर दो चीज है, एक आपका शरीर है, एक आपका आत्मा है। हम लोग आई आई, मैं जो बोलते हैं, मैं अहम, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे चला जाता है। आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, क्या पता शायद समझ पाओ या ना समझ पाओ। आई मतलब मैं हो गया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एज अ शरीर की बात कर रहा हूं, मैं एज अ आत्मा की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो काइंड ऑफ डुअलिटी आ जाती है, इसलिए हम लोग गो लगा देते हैं। आई गो, आई स्लीप, आई रिपीट, जो भी कुछ बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको हर चीज समझ में आ गई होगी, आपने अच्छे से नोट्स भी बना रहे होगे हर चीज का। ठीक है? तो ये तो रह गया प्रॉपर पूरी तरह से इंट्रोडक्शन कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ये नाउन का अपेक्स डेफिनेशन हो गया। ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस हैं, सभी बच्चों को पार्स करना है, सभी बच्चों को। जैसा कि यहाँ पर मैं दे के जा रहा हूँ, ये रहेगा आपका होमवर्क। प्रॉपर तरीके से बताना है। जैसे ये हु वॉज अ वाइज किंग, हु सर ये नाउन हो गया, अकबर वॉज सर ये लिंकिंग वर्ब है, सर ए हमारा आर्टिकल हो गया, वाइज हमारा एडजेक्टिव हो गया, किंग हमारा नाउन हो गया। हर एक बच्चे को ये प्रॉपर तरीके से पार्स करना है, सबको बताना है, हर एक वर्ड के बारे में बताना है, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है? कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपका कमेंट बॉक्स में ध्यान से जो भी बच्चे लोग गलत करेंगे उसका आंसर दूंगा, और जो बच्चे लोग सही करके जवाब देंगे उसको गुड लिख दूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया ही कि काइंड मैन होता है, काइंडनेस मैन नहीं होता, इसलिए काइंड हमारा एडजेक्टिव हो गया था, याद होगा आपको अच्छे से अगर। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे समझेंगे। यहाँ पर मैं कुछ आपको सेंटेंसेस समझाऊंगा, ये क्या होता है, कैसे होता है। फिर जेरेंट पार्टिसिपल्स एंड ऑल थोड़ा बहुत मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर एक्सरसाइजेस से आपको ये वाला भी होमवर्क में मेंशन करना। ठीक है? ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। मुझे हर एक वर्ड के बारे में बताइएगा आप कि हर एक वर्ड आपके लिए क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है? फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे और बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास को। सभी लोग
तो जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी ये जर्नी तो स्टार्ट हुई है, ये क्लास 0 था। इसके बाद बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे प्यारे से गुरुकुल चैनल पर जुड़े रहिएगा। सब लोग ज्यादा से ज्यादा मन लगा करके इस हमारे बैच के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, जो हम यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करवा रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे ऐसे आपको लॉजिक समझाऊंगा जिससे आप इंग्लिश कभी भूल नहीं पाओगे। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार पढ़ लो, जिंदगी भर के लिए आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।